नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरी माँ ठंड में भी बाहर सोई थी। एक रात मैंने कमरे के बाहर देखा, माँ की चारपाई हिल रही थी। मैंने जैसे ही उनके करीब गया तो मेरे होश उड़ गए। माँ और चाचा हमें अंदर सुलाकर खुद बाहर। मेरे बाबा को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। यह वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक करती थी कि इनका मेरे चाचा से कोई चक्कर है, और फिर चाची ने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। सारे घर का काम हम माँ बेटी से करवाती थी और हम दोनों को बातें भी सुनाती थी। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही हमारे काम में कमी निकाली। कभी कहती कि ठीक नहीं किया है तो कभी कहती वह काम बिगाड़ दिया है। ऐसे मेरी ज़िंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की 2 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वह भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा जो थे वो चाचा ही थे। चाचा मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चाची से यह बर्दाश्त नहीं होता था। जब से बाबा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और माँ के लिए अलग से फ्रूट्स लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे, मगर चाची हमसे वह फ्रूट्स छीन कर ले जाया करती थी। वह कहती थी जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग फ्रूट्स लाने का रिवाज नहीं करना चाहिए। और फिर हमें फलों के छिलके देखने को नसीब होते थे। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। माँ अपना काम करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगें दबाने लगी थी। तब चाची आ गई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई, किचन का काम कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आज बच्चों का बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह हम बेबसों की इम्तिहान की घड़ी थी। कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम चीख पड़ी थी। वह कहने लगी, तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम दोनों को इस घर से जाने ही नहीं देते। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आपसे कब तक ख़त्म होगा। दरअसल जब मेरे बाबा थे तो खूब कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज़्यादा मेरे बाबा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। यह सब देखकर चाची जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। मेरे पापा का देहांत हो गया। माँ अब तक सदमे में थी। चाची ने बड़ी होशियारी से बाबा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में नहीं थे। बाबा का कारोबार डूबने वाला था तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी, ये आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। चाचा अपना काम छोड़कर बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे। माँ चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। यह सब देखकर तो चाची का दिल जल कर रह जाता था।
कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। चाची ने चाचा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। रोज़ चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और कोमल पर इतनी मेहरबान क्यों हो, ज़रूर दाल में कुछ काला है। एक दिन माँ चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकालो। मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एक दिन चाचा ने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें इस तरह की बात करना नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर चाची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाली, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वह भी कभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए चाची ने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वह भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची के मन में चोर था, जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी कि मैंने सोचा था कि चाचा से बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दे। तब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चाचा आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाचा कहने लगे, बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने चाचा से कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो कहने लगे कि बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। इस वक्त चाची हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए फ़ौरन पैसे कैसे निकल आए? तो चाचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े और जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो और अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। चाची ने जब चाचा के मुंह से अल्फाज सुने तो उनका रंग उड़ गया। वह कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। चाचा ने मुझे 10,000 रुपये दिए और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैं चाचा को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्यवाद हो तुम्हारे चाचा का, जिसे अपनी बीवी की यह बात तो मालूम है। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, यह कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ चाची सारा दिन हमें बेइज्जत करती है, इससे बड़ा और वो क्या करेगी? माँ कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। रात में माँ और मैं बहुत सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूँ हुआ कि मेरी आँख किसी के दरवाज़े पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोली तो सामने चाची खड़ी थी। वह मुझे खूंखार नज़रों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए थे। चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं। मैंने नहीं में सर हिला दिया।
और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। चाचा ने कल खुद ही माँ के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए थे। चाची कहने लगी, बस अब बातें ज़्यादा मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमें कमरे की सारी चीज़ उलट पुलट करनी शुरू कर दी थी। तब हमारी अलमारी खोली और सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछाल दिए और कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? माँ तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाचा के सामने जोड़ दी और कहने लगी, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आए हैं। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी ही जेवर यहाँ ला कर रखी है। माँ कहने लगी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मेरी बेटी चोर है। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वह कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का जेवर यहाँ क्या कर रहा है? चाची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और चाचा का वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वह कहने लगी, यह वॉलेट है जो मैं और मेरे पति सुबह से तलाश रहे थे। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता है। मगर तुम्हारे चाचा कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे, मेरी भाभी चोर नहीं है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था यह दोनों माँ बेटी हमारी चीज़ लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बना रही है। चाचा का चेहरा लाल हो चुका था। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। चाचा चुप थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके उनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना। जैसे भी है यह दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाचा के माथे पर बल पड़ रहे थे। चाची कहने लगी, आज भी आप इन दोनों की तरफदारी कर रहे हैं? चाचा चुप रहे। चाची फिर कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं, तो उन्हें घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों को अपने साथ नहीं रख सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वह आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और कोमल ने इस तरह की हरकत न की होती तो मेरी बीवी की मजाल न होती कि आपको इस घर से निकालती। गलती अब आपकी है और आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी। वह ज़िंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो वो मेरे पति ने बनवाया था। एहसान फरामोशी की हद होती है, मगर तुम तो सारी हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया है। मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया। मैं फिर भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा। हमसे पूरे घर का काम करवाया। मैं फिर भी चुप रही। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज़ थी। मगर चाचा कहने लगे, अगर मैं आपके पति का बिजनेस न संभालता
तो क्या वह इस मुकाम पर होता, बल्कि वह तो कब के डूब गया होता और आप यह घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी न रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती थीं। हमारा बहुत सारा पैसा गायब है। यकीनन वह आपने ही चोरी किया होगा। यह बात सुनकर चाची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया। वह कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर चोर हैं। चाचा कहने लगे, आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतरी इसी में है कि आप घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थाने में क्या सुलूक होता है। चाचा ने माँ को इस कदर डराया था कि वह अपने और मेरे 2 जोड़े कपड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ अंत तक पहुँच गए थे। दिल दर्द से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारा हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से बाबा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी अब हम कहाँ जाएंगे? जब से बाबा हमारी ज़िंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। मैं भी खामोश और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम अकेली औरतों को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटा हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम आगे पहुँचे तो हमें एक घर दिखाई दिया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आज हम इस घर में चलते हैं। मैं और माँ उस घर में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। माँ और मैं ज़मीन पर ही बैठ गए थे। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वह कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया है। आपका कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। रब उन लोगों से हिसाब ज़रूर लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। मैं खामोश रही थी। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे न तो मुझे नींद आ रही थी, न ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी है। कभी उठकर खड़ी हो जाती थी और कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, थक गई हैं आप? माँ ने नहीं में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा वजूद पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते वह बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया? आप अपनी आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब न दिया था। वह ज़मीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं जल्दी से माँ की नस को टटोला था। वह चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज़ है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली को कहा था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लिटा दिया और भागते हुए बाहर निकल आई। मैं जल्दी से जल्दी किसी करीबी मेडिकल शॉप पर पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में मेरी मदद कोई ज़रूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे तो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेज़ी से दिल धड़कने लगा था। वह कहने लगे थे, तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज़ कर ली थी।
मगर वह भी कहाँ रुकने वाले थे। वह भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मैं रब से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरे डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगें कांपने लगी थीं, मगर वह लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया। कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इस वक्त मैं कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ा। कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर यह देख तो मेरी हैरत की इम्तिहान आ गई थी कि वह दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे बचाने कौन आएगा? तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। मैं आवारा लड़कों की नज़रों से ओझल होने के लिए टूटी हुई कब्र में उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मुझे उन लड़कों के कदमों की आवाज़ें आ रही थी और साथ ही साथ वे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अगर यह लड़की मिल गई तो इसे हमें छोड़ना नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी घबराई। वह फिर दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वो वापस चले गए। जब मैं कब्र से बाहर निकलने लगी तो मेरा हाथ किसी अजीब चीज़ पर लग गया था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लग गया हो। अगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे कुछ नज़र आया कि एक सफ़ेद कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब इस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे पैसे और जेवरात नज़र आए। इसमें जेवर के साथ कुछ पैसे भी पड़े थे। मैंने वह उठाया और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन मन में फिक्र सता रही थी। मैं उस जगह पर वापस आ गई थी जहां रात मैंने माँ को छोड़ा था। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वहां पर औरतें मौजूद थीं जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो माँ ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं बोली, आप लोग कौन हैं? वह दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मामला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला है। मैं हर जगह अपने साथ उसे लेकर जाती हूँ। मैं वह गोली निकाल कर उसकी जुबान के नीचे रख दी थी और यह ठीक हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रब इंसान को ऐसी जगह मदद के लिए ज़रूर भेज देता है जहाँ उसने कभी सोचा भी न था। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई थी। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? माँ, आप चुपचाप रहो। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई। कमरा बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था। उसके सामने वह गठरी खोलकर रख दी थी। हमने जब वह कागजात खोले तो उस पर जो तारीख लिखी हुई थी उसे देखकर हैरान रह गए। यह जेवर 70-80 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए गए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, अब हम यह चीज़ रख सकते हैं। फिर हमने जेवर बेच दिए थे। वह इतने ज़्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए एक नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी, मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं चाचा और चाची को
सबक सिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैं चाचा और चाची पर केस कर दिया। पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया था। फिर कुछ वक्त में ही हम यह केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाची बच्चों के साथ मायके जा चुकी थी और यह सुनने में आया था कि उनके मायके वाले चाची से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। बुरे कर्मों की सज़ा बुरी ही होती है।